दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर फैंटेसी फिल्म द मॉर्चुरी कलेक्शन को। इस मूवी की कहानी में हम देखेंगे एक आदमी को जो अपनी ही गर्लफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो जाता है। आखिर उसके साथ में ऐसा क्या होता है जिससे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से ही प्रेग्नेंट हो जाता है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत होती है और हम जिम नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर बॉय का काम करता है। इसके बाद में जिम काफी ज्यादा हड़बड़ी में होता है क्योंकि आज जिम न्यूज़पेपर बांटने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। इसके बाद में जिम जल्दी से न्यूज़पेपर बांटता है और अपना आखिरी न्यूज़पेपर देने के लिए वो शहर से बाहर मॉर्चुरी में जाता है, जहाँ पर पहुंच करके वो देखता है कि पहले से वहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर होते हैं जिन्हें किसी ने अभी तक नहीं लिया होता है। इसके बाद में जिम जल्दी से मॉर्चुरी को चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ पर कोई है भी या नहीं। तभी वो मॉर्चुरी के गेट पर जाकर के नॉक करता है और उसी वक्त में वहाँ पर एक बूढ़ा सा डरावना सा आदमी बाहर आता है, जिसे देख करके जिम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इस आदमी का नाम डार्क होता है। डार्क को देखते ही जिम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में डार्क फिर से मॉर्चुरी के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि असल में डार्क यहाँ पर लाशों को जलाने का काम करता है। इसके बाद में डार्क एक बच्चे का फ्यूनरल कराता है जिसका कुछ ही दिन पहले मर्डर हुआ होता है और फ्यूनरल के बाद हम देखते हैं कि डार्क से मिलने के लिए एना नाम की एक लड़की आती है और वो डार्क से आकर से कहती है कि उसे जॉब चाहिए। असल में डार्क को यहाँ पर एक हेल्पर की जरूरत होती है, इसीलिए उसने बाहर बोर्ड भी लगाया होता है और इसी बोर्ड को पढ़ करके एना यहाँ पर आई होती है। तभी डार्क कहता है उसे जॉब तो मिल जाएगी लेकिन वो यहाँ पर डरेगी तो नहीं, जिस पर एना कहती है वो बिल्कुल भी नहीं डरती और ये तो मुर्दे ही। तभी एना मॉर्चुरी में रखी हुई अजीबो गरीब चीजों को देखने लेती है। वहाँ पर बहुत सारी बुक्स भी होती हैं जिन्हें देख करके एना डार्क से पूछती है कि आखिर इन बुक्स में क्या लिखा है, जिसके बाद में डार्क बताता है ये बुक्स बहुत सारी कहानियों से भरी हुई हैं और इन सारी किताबों में उन लोगों की कहानियां जो यहाँ पर मरने के बाद आए थे, जिनका यहाँ पर फ्यूनरल कराया गया है और उन लोगों के मरने की सारी कहानी इन बुक्स में लिखी हुई है। तभी एना कहानियों को सुनने के लिए डार्क से जिद करने लगते हैं, जिस पर डार्क कहता है वो उसे कहानी जरूर सुनाएगा, लेकिन डार्क उससे पहले एना को एक फॉर्म देता है और उस पर एना के साइन ले लेता है जिससे कि एना की जॉब यहाँ पर लग जाए। इसके बाद डार्क एना को कहानी सुनाता है और ये कहानी 20 साल पहले घटी हुई होती है, जहाँ पर हम जैक नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चोरी टाइप का लड़का होता है और अभी भी वो लड़कियों से गप्पे सप्पे लड़ा रहा होता है। इसी बीच में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एना होता है और एना इस कॉलेज में नई स्टूडेंट होती है। तभी जैक जैसे ही एना को देखता है वो तुरंत ही एना के पास आ जाता है और वो उसे इम्प्रेस करने लगता है, जिसके बाद में एना भी बड़ी जल्दी ही इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद में जैक एना को आज रात होने वाली पार्टी में इनवाइट कर देता है। अब हम रात में पार्टी के सीन को देखते हैं जहाँ पर जैक अभी भी कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है। इसी बीच में जैसे ही एना आती है वो तुरंत ही एना के पास पहुंच जाता है। इसके बाद में एना और जैक एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद में जैक एना को लेकर के अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद में जैक और एना पूरी रात मजे करते हैं। इसी बीच में हम देखते हैं कि जैक ने वहाँ पर प्रोटेक्शन भी यूज नहीं किया होता है और ये जैक की सबसे बड़ी गलती होने वाली होती है। अगली सुबह जब जैक उठता है तो वहाँ पर एना नहीं होती, लेकिन जैक को इतनी फिक्र नहीं होती है क्योंकि जैक पहले भी एना जैसी और लड़कियों के साथ में सो रखा होता है और एना इस लिस्ट में 67 नंबर पर होती है। इसके बाद में जैक शीशे पर लिखे हुए नंबर को देखता है जो कि एना लिख करके गई होती है, लेकिन उसे उस नंबर की कोई भी फिक्र नहीं होती है। तभी यहाँ पर जैक का एक फ्रेंड आ जाता है और वो उसे बधाई देने लगता है क्योंकि जैक 67 लड़की के साथ सोया होता है और ये इस कॉलेज में सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ सोने वाला नंबर 1 लड़का बन चुका होता है। इसके बाद में जैक फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पेट में बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब आवाजें आ रही होती हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसके पेट में कोई चीज हो। ये देख करके जैक बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और वो तुरंत ही डॉक्टर के पास चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर बताता है कि जैक प्रेग्नेंट हो गया। ये सुनते जैक की हवाइयां उड़ जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है और वो घबराती हुई तुरंत ही अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद में जैक का पेट काफी तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसके पेट में कोई मॉन्स्टर बच्चा पैदा हो रहा हो। ये देख करके जैक भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही एना को कॉल करने लगता है। इसके बाद में जैक एना से उसके घर का एड्रेस पूछ लेता है और वो तुरंत ही उसके घर पर जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसके घर के नीचे कुछ कॉलेज स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि जैक को बधाई देने के लिए आए होते हैं। अब सभी लोग जैक को हाथों में उठा करके उसके हाथों से एक फ्लैग लगवाने लगते हैं। तब जैक के पीछे से एक चिपचिपी सी चीज निकलती है जो कि इन सब के मुंह पर जा करके गिरती है। अब जैक की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है। इसके बाद में जैक तुरंत ही गाड़ी की चाबी ले लेता है और एना के घर की तरफ निकल जाता है। जब जैक एना के घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर एना की माँ होती है जो जैक की हालत को देखते समझ जाती हैं कि उनकी बेटी ने ही उसे प्रेग्नेंट किया है। इसके बाद में एना की माँ जैक को एक कुर्सी पर बिठा देती है। तभी हम देखते हैं कि जैक का पेट और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई चीज उसके पेट से बाहर निकलना
आती है। इसके बाद में जैसे ही एना आती है तो जैक उससे पूछता है ये तुमने किया क्या, जिस पर एना कहती है इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। तभी हम देखते हैं कि जैक की चमड़ी भी धीरे धीरे काली पड़ने लगती है और धीरे धीरे बहुत तेजी से पेट बढ़ने लगता है, जिसके बाद में जैक का पेट बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाता है और जैक की मौत हो जाती है। इसके बाद में एना की मां जैक के पेट से एक मॉन्स्टर बच्चे को निकाल लेती है और एक रूम में लेकर के जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर बच्चे होते हैं, यानी कि जैक इनका कोई पहला शिकार नहीं होता है। इन्होंने पहले भी मॉन्स्टर बच्चे पैदा करने के लिए जैक जैसे लड़कों को बेवकूफ बनाया होता है। और इसी के साथ में डार्क की पहली कहानी का यहीं पर अंत होता है। और ये सुनकर के एमा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, उसे अच्छा लगता है क्योंकि उसे यहाँ पर हॉरर, रोमांस और काफी ज्यादा फैंटेसी का भी आनंद मिला था। इसके बाद में डार्क एमा को लेकर के एक रूम में जाता है, जहाँ पर हम एक डेड बॉडी को देखते हैं जिसके पैरों को किसी ने बुरी तरह से काट रखा होता है। तभी एमा कहती है ये कौन है, जिसके बाद में डार्क बताता है कि इसका नाम कैरल है। और इसके बाद में डार्क कैरल के मरने की कहानी को सुनाने लगता है, जहाँ पर हम कैरल और उसके हस्बैंड बेन को देखते हैं, जिनकी अभी दोनों की शादी हो रही होती है। और इस समय बेन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बेन अपनी वाइफ कैरल से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तभी हम देखते हैं कि बेन की वाइफ कैरल बहुत ही ज्यादा तेजी से चीखने लगती है, जिसके तुरंत बाद ही बेन की नींद टूट जाती है और ये बेन का सपना होता है। और प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो बेन की वाइफ कैरल अभी बहुत ही ज्यादा बीमार होती है और बेन कैरल का सालों से इलाज करा रहा होता है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। इसीलिए बेन बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और निराश भी होता है। इसलिए अब बेन कैरल को मारने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो कैरल की इस हालत को नहीं देख सकता है और वो कैरल को इस बीमारी भरी जिंदगी से आजाद कराना चाहता है। इसके बाद हम रात में बेन को देखते हैं, जो कि कैरल के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार भोजन बनाता है और उसे डिनर में अलग अलग चीजें बना करके खिलाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि बेन कैरल के खाने में दवाइयों की ज्यादा तादाद को मिला देता है और अपने हाथों से ही उस खाने को खिला देता है। इससे बेन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो कैरल को नहीं मानना चाहता है, क्योंकि वो कैरल से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो सब कैरल के लिए ही कर रहा होता है। इसके बाद में बेन कैरल के लिए एक मेटल से बनी मूर्ति को देता है, जो कि उसकी अंतिम निशानी हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि दवाइयों की ओवरडोज से कैरल का हाथ हिलने लगता है, क्योंकि वो ठीक हो रही होती है। ये देखते ही बेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही कैरल को वॉमिट करा देता है और अपने किए पर पछताने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कैरल अपने आप को संभाल नहीं पाती है और उसका सिर मेटल से बनी हुई मूर्ति पर जा करके लगता है, जिससे कि कैरल की बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मौत हो जाती है। कैरल के मरने के बाद बेन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और घबराने लगता है। इसके बाद में बेन कैरल की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक बॉक्स में बंद करने लगता है, लेकिन बॉक्स में कैरल के पैर नहीं आ रहे होते। इसके बाद में बेन बड़ी ही बेरहमी से अपनी वाइफ के पैरों को काट देता है और उसे बॉक्स में बंद कर देता है। इसके बाद में बेन बॉक्स को ठिकाने लगाने के लिए अपार्टमेंट से बाहर जाने लगता है। अब जैसे ही बॉक्स को लेकर के बेन लिफ्ट में पहुंचता है, तभी अचानक से लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। अब बेन की पड़ोसन बेन को लिफ्ट में फंसा हुआ देख लेती है और वो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देती है। ये देख करके बेन बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि पुलिस अब उसे पकड़ लेगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि अचानक से लिफ्ट चलने लगती है और लिफ्ट बड़ी ही तेजी से नीचे जाने लगती है। ये देख करके बेन भी डर जाता है। इसके बाद में बेन लिफ्ट के बाहर देखता है तो वो कैरल के साथ बिताए अच्छे पलों को देखने लगता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अचानक से कैरल की लाश बाहर आ जाती है और वो बाहर आते ही बेन को किस करने लगती है, जिससे कि बेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और हम देखते हैं कि ये सब बेन का एक वहम होता है, क्योंकि कैरल अभी भी बॉक्स के अंदर ही होती है। इसके बाद में पुलिस आ जाती है। इसके बाद में बेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहीं पर डार्क की दूसरी कहानी का भी अंत हो जाता है। इसके बाद में एमा डार्क से कहती है इन कहानियों में यही दिखाया गया कि बुरे लोगों के साथ में हमेशा बुराई होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस पर डार्क कहता है रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसके बाद में डार्क एमा को लेकर के मॉर्चुरी के एक रूम में जाता है, जहाँ पर लाशों को जलाने का काम होता है। इसके बाद में डार्क एक बॉक्स को जलाने के लगता है। तभी हम देखते हैं कि ये बॉक्स उसी बच्चे का होता है जिसका आज फ्यूनरल कराया होता है। अब जैसे ही डार्क बॉक्स को जलाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एमा उसे रोकती है और कहती है कि इस बच्चे के मरने की वजह मैं हूँ। ये सुनकर के डार्क सहम जाता है। इसके बाद में एमा इस बच्चे के मरने की वजह बताने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि असल में एमा इस बच्चे की बेबी सीटर होती है और इस बच्चे का नाम टॉम होता है। और आज रात टॉम के पेरेंट्स बाहर गए होते हैं, इसीलिए आज एमा यहाँ पर बेबी सिटिंग के लिए रुकी होती है। इसके बाद
में हम न्यूज पर चल रही खबर को देखते हैं, जो कि एक सीरियल किलर के बारे में होती है, जो कि छोटे बच्चों का शिकार करती है, जो कि जेल से भाग गई होती है। लेकिन एमा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि घर में एक और आदमी होता है, जिसे देख करके एमा बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस आदमी के सिर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है। जिसके बाद में एमा उस आदमी की मदद करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि टॉम के पेरेंट्स का एक मैसेज मिलता है, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है, इसलिए तुम दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लेना। ये सुनते ही एमा की हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाती है कि ये आदमी ही सीरियल किलर है और वो उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद में वो किलर भी एमा को मारने लगता है और इन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है। इसके बाद में वो किलर जैसे ही एमा को चाकू से मारने वाला होता है, तभी एमा उससे कहती है तुम कोई किलर नहीं हो, जिस पर एक पल के लिए वो आदमी सहम जाता है। जिसके बाद में वो आदमी एमा को नहीं मारता है, लेकिन एमा मौका मिलते ही उस आदमी को धक्का मार देती है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। जिसके बाद में एमा टीवी उठा करके उसके सिर पर मार देती है, जिससे कि उस आदमी की बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद में जब टॉम के पेरेंट्स घर पर आते हैं, तब हम देखते हैं कि वो इस आदमी को पहचान लेते हैं और असल में ये आदमी ही टॉम का असली बेबी सिटर होता है, यानी कि वो किलर और कोई नहीं एमा ही होती है, जो बच्चों को मारती है। ये सुन करके डार्क थोड़ा सा सहम जाता है। जिसके बाद में डार्क एमा से पूछता है तो फिर तुम मॉर्चरी में क्या करने आई? जिसके बाद में एमा उस बच्चे के मुंह से एक दांत निकाल लेती है। असल में एमा जिन बच्चों को मारती है उन सबके दांतों को वो शोपीस बना करके अपने पास रखती है और यहाँ पर वो सिर्फ दांत के लिए आई होती है। इसके बाद में एमा डार्क को भी चाकू मारती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं अचानक से डार्क बड़ी ही बुरी तरह से हंसने लगता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो कोई शैतान हो। इसके बाद में एमा डर जाती है और वो तुरंत ही मॉर्चरी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो मॉर्चरी से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि एमा के लिए ये मॉर्चरी भूल भुलैया बन गई और ये सब फॉर्म पर साइन करने की वजह से हुआ होता है। अब एमा बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है और वो मॉर्चरी के अलग अलग कमरों में भागने लगती है, जिससे कि वहां से कोई रास्ता मिल सके। इसी बीच में भागते हुए एमा एक लाइब्रेरी में पहुंच जाती है, जहां पर बहुत सारी बुक्स होती हैं। तभी अचानक से बहुत सारी बुक नीचे गिरने लगती हैं और ये सारी बुक्स उन्हीं बच्चों की होती हैं जिन बच्चों को एमा ने मारा होता है। इसके बाद में इन बुक्स में से उन बच्चों के कंकाल निकलने लगते हैं और वो एमा पर अटैक कर देते हैं और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद में डार्क एमा की बॉडी का पोस्टमार्टम कर देता है और वो तुरंत ही उस मॉर्चरी से बाहर आ जाता है। असल में डार्क बहुत ही ज्यादा सालों से इस मॉर्चरी में फंसा होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही डार्क इस मॉर्चरी से बाहर आता है, वो तुरंत ही मिट्टी बन करके उड़ जाता है। अब जैसे ही डार्क मिट्टी बन करके उड़ता है, तभी हम देखते हैं कि एमा की बॉडी जिंदा हो जाती है, क्योंकि अब डार्क के जाने के बाद में एमा ही इस मॉर्चरी को चलाने वाली होती है। अब एमा बुरी तरह से फंस चुकी होती है। अब हम मूवी के लास्ट सीन में देखते कि ये सारी कहानी एमा उस बच्चे को सुना रही होती है, जो कि यहाँ पर न्यूज़पेपर देने के लिए आया होता है। इसके बाद में वो बच्चा घबराने लगता है और वो वहाँ से जाने की जिद करने लगता है, जिस पर कि एमा कहती है अभी तो तुम्हारे लिए मुझे खाना बनाना है। और इसी के साथ में इस मूवी का अंत हो जाता है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।